मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर संसद में आज भी हंगामा हुआ। विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग कर रहे हैं और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मणिपुर के हालात के बारे में सरकार देश को कुछ नहीं बता रही। 29-30 जुलाई को विपक्षी दलों के गठबंधन के सांसद मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। 3 मई से जातीय हिंसा की चपेट में आए मणिपुर में आज फिर हिंसा भड़की है। राज्य के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में आगजनी और फायरिंग की घटना देखी गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। सूत्रों ने दावा किया है कि सुरक्षा एजेंसियों को मणिपुर की 2 महिलाओं से अत्याचार की घटना का वीडियो अपलोड करने वाले फोन का पता चल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राजस्थान में पीएम मोदी ने 5 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया और 7 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला रखी। पीएम ने राजस्थान में ही 17,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की और 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। गुजरात में पीएम मोदी ने राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल राष्ट्रहित में 15 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू का हवाला देकर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी। 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला 3 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। तब तक एएसआई के सर्वेक्षण पर लगी रोक जारी रहेगी। इससे पहले 21 जुलाई को वाराणसी की अदालत ने परिसर में हर तरह के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाई थी। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण मुंबई में सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई और परीक्षाएं भी रद्द कर दी गयी। ठाणे के रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरों में अगले 24 घंटों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में 33 साल बाद पहली बार मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दी गई। 1990 के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर पहली बार मुहर्रम का जुलूस निकला। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि अब इस प्रदेश में सड़क पर हिंसा खत्म हो चुकी है। अब रात के 10 बजे भी झेलम किनारे बच्चे घूमते फिरते देखे जा सकते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश शांति के साथ ही विकास की ऊंचाइयां छुएगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों के लिए स्टेपल वीजा जारी करने पर चीन से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। चीन में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश से जा रही वुशु की 3 महिला खिलाड़ियों को भारत ने एयरपोर्ट से वापस बुला लिया। पासपोर्ट से अलग दूसरे कागज पर वीजा देकर चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताने की कोशिश करता है। भारत से पाकिस्तान गई महिला अंजू ने भारत में अपने रिश्तेदारों से बातचीत बंद कर दी है। अंजू के भाई डेविड ने दावा किया है कि अंजू अब अपने पति अरविंद का फोन नहीं उठा रही। आज तक से व्हाट्सएप चैट के दौरान भी अंजू ने नहीं बताया कि वो कब भारत लौटने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया में अंजू और नसरुल्लाह के निकाह का दावा किया जा चुका है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में आज सेना ने तख्ता पलट कर दिया। नाइजर के राष्ट्रपति भवन पर सेना ने कब्जा करके राष्ट्रपति मोहम्मद बज़्म को कैद कर लिया है और पूरे देश में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर के राष्ट्रपति को हर संभव मदद देने की बात कही है, लेकिन नाइजर सेना ने बाहरी मदद लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मणिपुर में हिंसा के दौरान जिन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराने का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की पुलिस ने पहचान कर ली है और हमें पता चला है कि पुलिस को इस व्यक्ति के पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है जिससे ये वीडियो बनाया गया था। बड़ी बात यह है कि यह पूरी घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह वीडियो 77 दिन के बाद 20 जुलाई को वायरल हुआ। इसलिए अब जब इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है
और इस व्यक्ति से इसका मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है, तो अब इससे इस बात का पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना के 77 दिन के बाद ये वीडियो बाहर क्यों आया और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। ऐसी खबरें भी हैं कि गृह मंत्रालय इस वीडियो से जुड़ी घटना की जांच और इस पूरी घटना की जांच अब सीबीआई को सौंपने का मन बना चुका है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दायर किया जा सकता है, जिसमें यह कहा जाएगा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई और ट्रायल की प्रक्रिया मणिपुर के बाहर किसी दूसरे राज्य में की जाए और वो राज्य अगर असम रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज कुछ बड़ी बातें ये हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये पूरा हादसा हुआ था, जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया उसकी पहचान हो चुकी है। दूसरा, जिस मोबाइल फोन से ये बना था उस मोबाइल फोन को बरामद किया जा चुका है। तीसरा, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और चौथा, अब इस मामले का जो ट्रायल है वो मणिपुर की अदालत से बाहर किसी दूसरे राज्य की अदालत में होगा और इस मामले को शायद असम में ले जाया जाएगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जो मणिपुर से हमारे पास आई है। अब और बड़ी खबर सुनिए। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर के मौजूदा हालात की निगरानी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं लगातार, और वो दिन में एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार मणिपुर से अपडेट ले रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से मई में ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री लगातार इसके बारे में अपडेट ले रहे हैं और पर्सनली, चाहे वो देश में रहे हों या बाहर रहे हों, वो लगातार फोन करके हर 3-4 घंटे के बाद इसका अपडेट लेते हैं। दूसरा, मणिपुर में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है जो सेना, सीआरपीएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से लिए गए हैं। अभी मणिपुर में सुरक्षा बलों की तरफ से घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। घाटी में मैतेई समुदाय की हिंदू आबादी रहती है और पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय के ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और इन्हीं दोनों समुदायों के बीच हिंसा हो रही है। और मणिपुर में अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। Well, we are here for just 10 minutes, and now what we are given to understand that now the gunfights are on over there. We can see that people are running and moving back towards this area. Viewers, this is really, really scary because as a minute goes, yes, they are asking to move, from other side. So we are just heading back because we tried to go there, but situation is really, really tense. फायरिंग कब से हो रहा है? आज सुबह से? हाँ, सुबह से, रात से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इस गांव में? क्या मंजर है? कल रात को आपने क्या देखा? आज सुबह क्या हो रहा है? लगातार गोलीबारी चल रही है। हाँ, लगातार गोलीबारी चल रही है। अभी तक हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कैसे करे, क्या करे। मणिपुर इस बार खबरों में बना हुआ है, लेकिन मणिपुर में इस तरह की हिंसक घटनाओं का एक बहुत पुराना इतिहास है। ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं, लेकिन मणिपुर ने पहली बार इतना तूल जरूर पकड़ा है जब विपक्ष ने मणिपुर को इतना जोर शोर से इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप भी सोचते होंगे कि दिन रात आजकल मणिपुर की खबरें छाई हुई हैं, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और विपक्ष ने मणिपुर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। और इस मणिपुर के मुद्दे पर ही विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में लेकर आया है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर यह दबाव डाला जाता है, मांग की जाती है कि वो इस बारे में चुप क्यों हैं, वो अपना बयान कब देंगे। तो आज आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में इसे पूरे मुद्दे को समझना बहुत आवश्यक है। आज से 30 साल पहले वर्ष 1993 में मणिपुर में इससे भी कहीं ज्यादा हिंसा हुई थी और तब मणिपुर में 750 यानी 750 लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर 350 गांवों में हिंसा की ये आग तब भड़की थी। आप सोचिए 1993 में 750 लोगों का मारे जाना कितनी बड़ी बात है। और 30 साल पुरानी इस हिंसा की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। 1993 की तस्वीरें हैं, आप जरा ध्यान से पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस हिंसा को मणिपुर राइट्स 1993 के नाम से भी जाना जाता है, यानी मणिपुर दंगे 1993 के, जिसमें मणिपुर के कुकी और नागा समुदाय के लोगों के बीच कई महीनों तक हिंसा का दौर चला था।
और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मणिपुर में जब यह हिंसा हुई तब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन उस समय संसद में कांग्रेस पार्टी ने इस हिंसा पर जानकारी तो दी, लेकिन इस हिंसा पर विस्तृत बहस कभी नहीं कराई गई। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस हिंसा पर संसद में विस्तृत बहस हो और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस मामले पर संसद में आकर बयान दें। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मणिपुर की, आप जरा एक बार फिर से जब देखेंगे तो बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में सोशल मीडिया है, आज हमारे देश में इंटरनेट है, आज हमारे देश में एक नहीं सैकड़ों 24 घंटे के न्यूज चैनल्स हैं। 1993 में यह सब नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे देश में इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ही 24 घंटे का एक भी कोई न्यूज चैनल था। एक भी दूरदर्शन के अलावा कोई न्यूज चैनल हमारे देश में था ही नहीं किसी भी प्रकार का। तो अब आप सोचिए, उस समय ना तो लोगों को इसके बारे में कोई खबर पता लगी, ना ही इसको लेकर पूरे देश में इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट हुआ। यानी आज मीडिया की वजह से मणिपुर में कुछ भी अगर होता है तो पूरे देश को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता चलता है। लेकिन 1993 में क्योंकि ये सब नहीं था, इसलिए आज आपको हम ये याद दिला रहे हैं कि उस समय शायद आपको भी नहीं पता चला होगा तब कितनी बड़ी हिंसा हुई थी। इसके अलावा उस हिंसा के दौरान राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट, जो कि आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के पिता हैं, राजेश पायलट भारत के तब गृह राज्य मंत्री थे, जो सिर्फ 3 घंटे के लिए तब मणिपुर के दौरे पर गए थे। यानी जब राज्य में 750 लोग मर चुके हैं तब भारत के गृह मंत्री शंकर राव चौहान खुद एक बार भी मणिपुर नहीं गए, प्रधानमंत्री भी नहीं गए, होम मिनिस्टर भी नहीं गए, बल्कि उनकी जगह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे राजेश पायलट को मणिपुर भेजा गया, और वो भी कुछ घंटों के लिए। और वो मणिपुर में सिर्फ इतना बयान देकर दिल्ली चले आए कि इस हिंसा को रोकने में मणिपुर की सरकार असफल रही है, जबकि यह सरकार भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। उन्होंने मणिपुर की सरकार को दोष दे दिया। उस हिंसा में तब 750 लोग मारे गए थे और मौजूदा हिंसा में अभी 150 लोग लगभग मारे गए हैं। 147 सही संख्या है, 147 लोग मारे गए हैं और 3 लापता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हिंसा पर ऐसे राजनीति कर रही है जैसे उसके शासन में मणिपुर में ये 750 लोग कभी मारे ही न गए हों। कांग्रेस की सरकार में भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट के पास मणिपुर के लिए सिर्फ तब 3 घंटे थे। वो गए, 3 घंटे वहां रुके, लेकिन मौजूदा हिंसा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में रहे और उन्होंने सभी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी तब की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब राजेश पायलट गए मणिपुर में तो उस 3 घंटे की यात्रा में 2 घंटे तो वो हवाई अड्डे पर ही रहे और 1 घंटा उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ उनके साथ जाकर लंच किया, खाना खाया, और उसके बाद 3 घंटे के बाद वो वापस दिल्ली चले आए। भारत में मणिपुर का विलय वर्ष 1949 में हुआ था, जब मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए मणिपुर का विलय भारत में करने की सहमति दी थी। और यह विलय लगभग वैसा ही था जैसे कश्मीर का विलय था। यह थोड़ा आधा अधूरा विलय था और जैसी स्थिति कश्मीर की थी कि विलय हुआ भी है लेकिन कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी, ऐसे ही मणिपुर को भी स्वायत्तता दी गई थी। इसके बाद वर्ष 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, क्योंकि उससे पहले ही मणिपुर का विलय पूरी तरीके से फिर भारत में हो गया था। और फिर आजादी के 25 वर्ष बाद 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और तब से लेकर अब तक मणिपुर में अलग अलग समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष की घटनाएं लगातार होती रही हैं, क्योंकि वहां का जो सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का है कि वहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो वायरल वीडियो हुआ था उसे बनाने वाले की पहचान हो गई है, उस मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है और अब जो बड़ी बात है जो पता चलेगी वो ये है कि 77 दिनों तक ये वीडियो उसी मोबाइल फोन से बाहर क्यों नहीं आया और देश तक क्यों नहीं पहुंचा था। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का नया बयान सुनवाते हैं। आज वो राजस्थान में थे और आज उन्होंने कहा कि जिस तरह फ्रॉड कंपनियां पकड़े जाने पर अपना नाम बदलकर नए नाम के साथ ग्राहकों के सामने फिर से आ जाती हैं, वैसे ही पुराने वर्षों का यूपीए अब अपना नया नाम रखकर इंडिया के नाम से नए नाम के साथ जनता के सामने आ गया है। और यह बयान प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सीकर में हुई एक रैली में आज दिया है, जिसमें उन्होंने
अपने सामने विपक्षी गठबंधन पर एक तरह से नया आज वार किया है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। इसके जवाब में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपना एक बयान आज ट्वीट किया है। उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है और कहा है कि मणिपुर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा की वजह से जल रहा है। और विपक्ष के बाकी नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात कही है, वो सिर्फ एक सपना है जो चुनावों की वजह से दिखाया जा रहा है और यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। काला धन आ गया, तीसरी गारंटी 2 करोड़ पर ईयर नौजवानों को रोजगार मिल गया, किसानों की आय दुगनी हो गई, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिया, LIC बेच दी,
अब इनके कहने से क्या है, ये तो कह रहे थे 1 लाख करोड़ का मैं पैकेज दूंगा बिहार को, लोगों ने नहीं मानी बात। तो इनका कहने तो तीसरी बार क्या, मैं तो कहता हूँ चौथी पांचवी बार भी कहें, ये कहने से थोड़ी होता है। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नानियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? तीसरी इकोनॉमी तो बनेगी इंडिया, लेकिन वो तीसरी बार बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सपना है, नींद से उठेगा तो पता चलेगा। अब हम आपको भारत की ब्लैक एंड व्हाइट वाली राजनीति की तस्वीरें दिखाते हैं जो मणिपुर को लेकर ही हैं। आज संसद में पूरा विपक्ष ब्लैक में था और सरकारी पक्ष व्हाइट में था, और इस दौरान काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी दलों के सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और संसद सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक भी की, जिसके बाद राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ और यह हंगामा ब्लैक एंड व्हाइट में बटा हुआ था। आज विपक्ष के सारे नेता प्रोटेस्ट के तौर पर काले कपड़े पहनकर आए थे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट हमने नाम रखा था इस शो का, ये बड़ा सोच समझ कर रखा था, और आज संसद में भी आपको पूरी राजनीति ब्लैक और व्हाइट में नजर आएगी। ब्लैक में विपक्ष के सांसद थे जो सरकार के खिलाफ इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, और व्हाइट में सत्ता पक्ष के सांसद हैं जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो एक तरफ है मोदी मोदी और एक तरफ है इंडिया इंडिया। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारी जो संसद है वो आज ब्लैक और व्हाइट में बट गई। प्रधानमंत्री लज्जा, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। You know, if you claim to be India and you're not prepared to listen to Indian national interest, what kind of India are you? I mean, you are an India which is prepared to sacrifice national interest. That is not India to me. अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो क्या भारत भी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा, जैसी कि भविष्यवाणी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी की है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या यह संभव है, क्योंकि यह तो सपने जैसा लगता है। अभी मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब वो आए 2014 में, तब भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी 10वें नंबर पर था भारत जीडीपी के मामले में, और अब भारत 5वें नंबर पर है। और अब वो कहते हैं कि अब वो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसका कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि तीसरी बार भी वही बनेंगे, तो वो कहते हैं कि अब भारत कम से कम तीसरे नंबर पर जरूर आ जाएगा। भारत की जीडीपी 307 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि इस सूची में 2203 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। 1590 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 362 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जापान तीसरे नंबर पर, और 354 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। आप देख सकते हैं ये 4 देश हैं जो हमसे ऊपर हैं। अब बड़ी बात यह है कि भारत अभी इनके मुकाबले बहुत पीछे है। भारत अभी, जैसा मैंने आपको कहा, 5वें पायदान पर है, और अगर आप भारत की तुलना चीन और अमेरिका से करें तो आप देखिए कि कहां 300 लाख करोड़ रुपए और कहां
1590 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद अमेरिका पर जाएंगे तो कहां 2203 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है वहां तक। अब बड़ी बात यह है कि अभी भारत यहां है, इतना छोटा सा, देखिए ये इतना छोटा सा बॉक्स है, 5वें नंबर पर है। क्या भारत यहां तक पहुंच सकता है? यहां तक? और क्या भारत ऊपर जो नीली पट्टी है जहां मेरा भी हाथ नहीं जा रहा है अभी, क्या भारत वहां तक पहुंच सकता है? अगर आज आप सोचेंगे तो आपको सिर्फ एक सपने जैसा दिखेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, रन रेट बहुत ज्यादा है। अगर भारत 6 बॉलों पे 6 छक्के भी मारे तो भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। वर्ष 2024 से 2029 के बीच भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, और इसके लिए हमें जापान और जर्मनी की जीडीपी से आगे निकलना ही होगा। और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक ऐसा करने में सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुमान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का। 2027 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी, जापान चौथी और जर्मनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी 2027 के बाद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी हमने आपको दिखाया था, ये उल्टा हो जाएगा। आज भारत 5वें स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। जर्मनी जो अभी चौथे स्थान पर था वो 5वें स्थान पर आ जाएगा, और जापान चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो टॉप 5 देश हैं जीडीपी के मामले में, उसमें ये अंतर अभी आपको दिखना है, और ये अंतर लगभग आज से 5 साल के बाद आ जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी में 83%, चीन की जीडीपी में 84%, अमेरिका की जीडीपी में 54%, ब्रिटेन की जीडीपी में सिर्फ 3%, फ्रांस की जीडीपी में सिर्फ 2% और रशिया की जीडीपी में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई है। यह भी आप देख लीजिए। सारे जो बड़े बड़े देश हैं उन 2014 से लेकर 23 तक, यानी जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में किस देश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है चीन की जीडीपी में 84%। उसके बाद हमारी भी लगभग उतनी ही हुई है 83%, 83%। लेकिन देखिए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो हमसे पीछे है वृद्धि के मामले में। अमेरिका 54%, फ्रांस सिर्फ 2%, ब्रिटेन 3% और रशिया तो सिर्फ 1% की वृद्धि अपने जीडीपी में कर पाया है पिछले 9 साल में। तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कही जाएगी। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 2 ही देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे निकल रही है, और वो 2 देश कौन से हैं? भारत और चीन। और आगे चलकर यही दुनिया की बड़ी महाशक्तियां बनेंगे। यानी दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा और लगभग बराबर की वृद्धि हुई है, 83% और 84%। लेकिन अनुमान है कि आने वाले वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था अब कमजोर होती चली जाएगी और भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। यानी जो चीन है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। अब चीन की जो गति है वो कम हो जाएगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चीन का अब जो सांस फूलने लगी है चीन की। चीन ने जितना तेज दौड़ना था दौड़ लिया, अब उसकी सांसें फूल रही हैं, जबकि भारत अभी और कई वर्षों तक इसी गति से या इससे भी तेज गति से दौड़ सकता है। हमारी सांसें अभी फूली नहीं है, इनकी सांसें फूल चुकी हैं, और ये सारे जो देश हैं ये अब थक चुके हैं, ये धीरे 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 अब बैठते चले जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 10वें नंबर पर था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद हमने रशिया, इटली, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की जीडीपी के मामले में उन्हें पीछे छोड़ा, और अब वर्ष 2027 तक भारत जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2023 से 2027 के बीच, यानी ये जो कार्यकाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल होगा, जो 2024 से वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद 2027 के बीच भारत की जीडीपी में 38% की वृद्धि होगी, ये आईएमएफ का अनुमान है, और जापान और जर्मनी की जीडीपी में सिर्फ 15% की वृद्धि होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये गारंटी दी है कि उनका तीसरा कार्यकाल भी आएगा, वैसे ही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज ये गारंटी दे रही हैं कि भारत का टाइम भी आने वाला है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत की जीडीपी आज भी बहुत कम है और आगे भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन वृद्धि, जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको आप कहते हैं, वो भारत का बहुत हाई रहने वाला है, इसीलिए भारत ऊपर जाएगा। 2027 में अमेरिका की 2,500 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी और चीन की जीडीपी जो होगी वो 2,110 लाख करोड़ रुपए की होगी, जबकि भारत की जीडीपी 423 लाख करोड़ रुपए की होगी, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। यानी 2027 में अकेले चीन की जीडीपी भारत जैसे 5 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी। और इसीलिए आज यहां एक सवाल यह भी है कि क्या भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या यह संभव है? जितना अंतर आज हमारे और चीन के बीच में है, क्या उस अंतर को पार कर पाना संभव है? आज ये एक सपने जैसा लगता है और अगर आप इन ग्राफ्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये असंभव है, हम अमेरिका तक और चीन तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, चाहे कितनी भी तेज दौड़े। लेकिन अब एक और अनुमान सुनिए। अनुमान है कि वर्ष 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तब चीन के आसपास हो जाएगी। देखिए, अब ये 2075 में क्या होने वाला है ये आप देखिए। सबसे पहले चीन देख लीजिए, 2023 में 1588 लाख करोड़, 2028 में 2245 लाख करोड़ और 2075 में चीन होगा 4671 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी चीन की होगी। अब भारत देख लीजिए, आज भारत 306 लाख करोड़, 2028 में 451 लाख करोड़ और 2075 में भारत 4302 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी होगी, जो कि चीन के लगभग बहुत पास है। हम 4300 पर हैं और चीन होगा 4600 पर, तो हम चीन के बिल्कुल बगल में जाकर सटकर खड़े हो जाएंगे। और अमेरिका देखिए, अमेरिका की जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो बहुत कम है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी अब थक चुकी है, उसे जितना तेज दौड़ना था दौड़ चुकी, अब उसका सांस फूल चुका है और अब वो थक चुकी है। अमेरिका आज 2023 में 2201 लाख करोड़ की है, 2028 में 2647। तो देखिए, अब से लेकर और 2028 तक मामूली वृद्धि है अमेरिका में, लेकिन 2075 तक अमेरिका सिर्फ 4220 लाख करोड़ तक ही पहुंच पाएगा और इस प्रकार हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे 2075 में और भारत पूरे दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इस तरह यह सपना पूरा होगा। भारत के पास इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है। कामकाजी जो लोग हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या अब चीन से भी ज्यादा है। भारत में अभी 15 से 59 वर्ष के 92 करोड़ लोग हैं, सोचिए 92 करोड़, और चीन के पास इसी एज ग्रुप के 91 करोड़ लोग हैं। हमारे पास चीन से 1 करोड़ लोग ज्यादा हैं कामकाजी लोग, और 77 वर्ष बाद यानी वर्ष 2100 में भी भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। कामकाजी लोग जो होंगे, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हमारे देश में होंगे और पूरी दुनिया के लोग अपना सारा सामान हमारे इस फैक्ट्री में बनवाएंगे और हम यहां से बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। भारत से पहले जब चीन के पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया और इसीलिए आज चीन अपनी इकोनॉमी का इतना विस्तार कर पाया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए चीन में चली आई। और चीन के पास क्योंकि बहुत सस्ती मैन पावर थी, और अब यही मौका जो चीन के पास कुछ वर्ष पहले आया था, अब भारत के पास है। हालांकि इतिहास कहता है कि अभी तक दुनिया में 2 तरह के देश सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। पहले वो जिनके पास ज्यादा आबादी थी, जैसे चीन, और दूसरे वो जिनके पास आबादी बहुत ही कम थी, लेकिन इन देशों ने इनोवेशन किया। तो देखिए, जो छोटी छोटी आबादी वाले देश हैं, जिनके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, फिर वो कैसे विकसित देश बन गए। और चीन जैसे देशों की तो बात समझ में आती है, उनके पास लोग बहुत थे काम करने के लिए, इसलिए वो बढ़े। तो ऐसे जो लोग हैं, जो देश हैं जिनके पास लोग ही नहीं है, लेकिन वो इनोवेशन करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये वो देश हैं ज्यादातर जहां पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वो इन देशों में आया था। और ये देश जो विकसित देश बने हैं, इंडस्ट्रियल
रेवोल्यूशन की वजह से बने हैं। इसमें ज़्यादातर पश्चिमी देश हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो सबसे पहले वहीं आया, यानी औद्योगिक क्रांति जो आई थी वो पहले उन देशों में आई, और पूरी दुनिया में सबसे पहले मशीन उन्हीं देशों में आई। और हमारे देश और चीन जैसे जो देश हैं, हम वर्षों तक, दशकों तक हाथ से काम करते रहे, और इन देशों ने पहले ही टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी और इनके यहाँ मशीनें आ चुकी थी। यानी हम जब बैलगाड़ी से अपना सामान ढोकर ले जाते थे, तब इन देशों के पास गाड़ियां आ चुकी थी, बड़े बड़े ट्रक, बस आ चुके थे, हवाई जहाज बना चुके थे। आज अमेरिका की कुल आबादी सिर्फ 34 करोड़ है, लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कैसे बना? सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीनों के आधार पर। जबकि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी, इसलिए वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो देखिए अंतर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसके पास सिर्फ 34 करोड़ लोगों की आबादी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, उसके पास लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी है, और दोनों अलग अलग बिजनेस मॉडल्स पर काम करते हैं। एक प्रोडक्शन का हब है, वहां लोग हाथों से काम करते हैं, और दूसरा टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस मॉडल है। इसलिए भारत अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो हमें मोबाइल फोन से आंखें हटाकर दुनिया की आंखों में झांकना होगा, जो कि आजकल हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो तो सिर्फ मोबाइल पर आंखें गड़ाकर बैठी है। अगर हमारे देश के लोगों ने रील्स बनाना बंद कर दिया, मोबाइल फोन पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया, तो हमें दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगले कुछ वर्ष और दशक बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमारी ये जो नई पीढ़ी है ये काम में ध्यान लगाएगी, अपना स्किल सेट बढ़ाएगी, या सिर्फ रील्स बनाती रहेगी, ये अभी आगे देखने वाली बात होगी। ये खबर उस भीषण गर्मी के बारे में है जो पूरी दुनिया के लिए अब एक नई चुनौती बन गई है, और हमारे देश में तो इस गर्मी से लोग ज्यादा ही परेशान हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इस समय भी हमें देख रहे होंगे, जो रात भर गर्मी और उमस की वजह से सो नहीं पाते होंगे। आपकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस नहीं करते, और दिन भर भी हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि गर्मी और उमस में ही काम करते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद ही नहीं होगा कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब उन्होंने पूरे रात चैन की नींद उन्हें मिली होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। जर्मनी में हुई एक स्टडी में यह बताया गया है कि इस साल जुलाई के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान जुलाई के महीने में 1.3 डिग्री से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और 2019 की तुलना में इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह बताया गया है कि जुलाई का महीना जब खत्म होगा तब यह महीना पिछले 1,20,000 वर्षों में, सोचिए, पिछले 1,20,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा। और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी पैंडेमिक का रूप ले चुकी है और आगे भी लेने वाली है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में अब ये गर्मी और उमस है। इस गर्मी में लोग मारे जाएंगे और इससे दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और सबसे ज्यादा बुरा असर एशिया के देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है, क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान दुनिया को किस कदर झुलसा रहा है उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो नासा ने जारी की है। इन तस्वीरों में यह बताया गया है कि कैसे वर्ष 1880 से 2019 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से काफी बढ़ गया और अब पृथ्वी गर्मी के गुस्से से लाल हो रही है, और इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच दुनिया के कई देशों में हीट वेव के नए रिकॉर्ड बने, और भारत में भी ऐसा ही हुआ जब कुछ जगहों पर तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और अगर यह तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और गर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भारत के लिए यह भीषण गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उस देश के कामकाजी लोग होते हैं, यानी आप लोग। और भारत में जो लोग यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उनमें 49% लोग ऐसे हैं। सोचिए, पूरे भारत की वर्किंग पॉपुलेशन में आधे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से आउटडोर यानी कहीं बाहर खुले में काम करते हैं, सड़क पर काम करते हैं, खेतों पर काम करते हैं, किसी ऐसे साइट्स पर काम करते हैं जहां एसी और पंखा तो दूर, पेड़ की छाया भी नहीं है। 49% लोग हमारे यहां ऐसे ही हैं जो बाहर काम करते हैं। और इसीलिए अगर गर्मी बढ़ेगी और तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि ऐसे ही होती चली जाएगी तो इन लोगों के लिए अब काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
दोपहर में ऐसी गर्मी पड़ा करेगी कि आप घर से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे में जो लोग बाहर काम करते हैं भारत जैसे देशों में, वो काम नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इससे भारत के 49% कामगारों की प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये लोग अभी जितने घंटे काम कर पाते हैं और जितना काम करते हैं उतना काम ये उतनी गर्मी में नहीं कर पाएंगे और इससे देश को ही आर्थिक नुकसान होने लगेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2030 तक भीषण गर्मी के कारण भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम करने लगेंगे और उनकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। भारत में लगभग 23.5 करोड़ लोग बाहर खुले में काम करते हैं और इस हिसाब से गर्मी के कारण 23.5 करोड़ कामगारों के प्रतिदिन 17 करोड़ वर्किंग आवर्स गर्मी की वजह से बर्बाद हो जाएंगे और इसका एक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये गर्मी भारत को सुपर पावर बनने से पूरी तरह रोक देगी, लेकिन यह भी सच है कि इसकी वजह से भारत को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जरूरत से ज्यादा समय लग सकता है, यानी भारत लेट हो जाएगा। और यह गर्मी भारत के साथ दुनिया के तमाम देशों को परेशान करेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब शायद खुले आसमान के नीचे गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। और इसे आप एक और रिपोर्ट के जरिए आज समझ सकते हैं। इसलिए आज का हमारा जो भाव है आपके लिए वो ये है कि इस गर्मी को हल्के में मत लीजिए। अभी तक हमारे देश के जो लोग हैं वो गर्मी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। ये गर्मी ना तो उन्हें रात में सोने देती है और ना ही दिन में उन्हें काम करने देती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% लोगों के घरों में आज भी एसी और एयर कूलर में से कुछ नहीं है और ये लोग इतनी भीषण गर्मी में भी सिर्फ एक पंखे के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये पहले आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, भारत में 90% लोगों के घरों में ना तो एसी है और ना ही कूलर है। अब आप में से जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं और खुद पूछिए आपके घर में क्या एसी है, क्या आपके घर में एयर कूलर है। और जिनके घरों में एसी और एयर कूलर है उनकी जो संख्या है हमारे देश में 10% से ज्यादा नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में जो टॉप 5% अमीर लोग हैं, पैसे के मामले में जो टॉप 5% लोग हैं, वो देश में इस्तेमाल होने वाले 53% एयर कंडीशनर्स के मालिक हैं। यानी जो देश के 53% एसीज हैं वो सिर्फ 5% लोगों के घरों में लगे हुए हैं, जबकि टॉप 10% अमीर लोग भारत में मौजूद 72% एसीज को चला रहे हैं। तो भारत के 72% एसी सिर्फ 10% लोगों के घरों में लगे हुए हैं। यह हम उन एयर कंडीशनर्स की बात कर रहे हैं जो घरों में लगे होते हैं, दफ्तरों के एयर कंडीशनर्स की बात हम यहां नहीं कर रहे। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा हुआ है, सिर्फ 1.2% घर गांव में, जबकि शहरों में यह आंकड़ा है 12.6% लोगों के घरों में एसी है। शहरों में जो स्लम्स होते हैं, नोटिफाइड स्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, या जो जिन्हें आप झुग्गी झोपड़ी या झुग्गी बस्ती कहते हैं, वहां लगभग 7% परिवारों के घरों में एसी का इस्तेमाल हो रहा है। जो अवैध रिहायशी इलाके हैं वहां सिर्फ 7.7% परिवार, और जो बाकी के रिहायशी इलाके हैं वहां 13% परिवारों के घरों में एसी लगा हुआ है। ये शहरों की बात हम कर रहे हैं। भारत में गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने घरों में एसी लगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन हमारे देश में अब भी एसी अमीरों के हवा खाने की चीज मानी जाती है। आज भी एसी को अमीरों का शौक माना जाता है, इसे एक कोई आम लोगों की चीज नहीं माना जाता। जैसे हमारे देश में आम लोगों को मान लीजिए जो मिडिल क्लास लोग हैं या उससे भी नीचे हैं, घर घर में आजकल स्कूटर, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर चले गए हैं। वैसे ही आजकल घर घर में स्मार्टफोन है, लेकिन घर घर में एसी नहीं है। भारत के घरों में अभी जो एसी इस्तेमाल होते हैं उनमें 80% एसी ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों में ही खरीदे गए हैं, जबकि 2% एसी ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं। यानी ये जो एसी का चलन है ये भी नया नया है अभी। कहने का मतलब ये कि भारत में एसी आज भी एक लग्जरी आइटम बना हुआ है। आज भी अगर आप चले जाएंगे गांव देहात में तो लोग किसी मकान में अगर एसी लगा होता है तो उसे अमीर आदमी समझते हैं। और हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उनमें गर्मी के फैक्टर को शामिल नहीं किया गया। हम जो इतने भी बिजनेस प्लानिंग करते हैं उसमें हम गर्मी को शामिल नहीं कर रहे, जबकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश को गर्मी जो है वो पीछे खींच रही है और लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर
गर्मी का सीधा असर पड़ता है। आपने कभी सोचा है, भारत में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी है, दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, टू व्हीलर्स हैं, बहुतों के पास गाड़ियां भी हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना आसानी से मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है और अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं। आप बाहर निकलिए, सड़क से बाहर, बाजार में जाइए, सड़क पर जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए, तो आपको लगेगा पूरा भारत गुस्से में है। आपकी जरा सी गाड़ी किसी से टच हो जाए तो वो आदमी लड़ने के लिए आ जाएगा। आप जरा से किसी बात पर दुकानदार से कुछ बहस कर लें तो वो आपसे लड़ने लगेगा। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। क्यों? इसका एक कारण यह है क्योंकि गर्मी और उमस इन लोगों को अच्छी नींद लेने नहीं देती। और सोचिए, जब देश के कामकाजी लोग रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे तो फिर वो फ्रेश होकर जागेंगे कैसे और फिर अपना काम कैसे करेंगे। तो इसलिए आज आपसे सवाल यह है कि क्या आपको भी गर्मी और उमस की वजह से रात को नींद नहीं आती? और ऐसा महीनों से हो रहा होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप चिड़चिड़े होकर थका हुआ महसूस करते हैं, फिर आप काम पर निकल जाते हैं और दिन भर आपका काम करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि दिन भर भी आप उसी गर्मी और उमस में काम कर रहे होते हैं। और धीरे 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 24 घंटे ये आपका जीवन बन जाता है और आपको भी याद नहीं होगा कि आपने आखिरी बार अच्छी नींद कब ली थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो सिर्फ गर्मी की वजह से नींद नहीं ले पा रहे, क्योंकि गर्मी और उमस बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में एसी लग जाए तो क्या आपको लगता है कि आपकी नींद बेहतर हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी? और क्या आपको यह भी लगता है कि आप खुश ज्यादा रहने लगेंगे? क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्या एक ये बड़ा कारण है? एक तरफ भारत के 90% लोग हैं जो गर्मी और उमस की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाते। आज हम उनके साथ एसी की बातें कर रहे हैं कि एसी लगवा लीजिए। और आज हम ये बात सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या कभी आगे चलकर जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो जैसे आज स्मार्टफोन घर घर में जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, क्या हम कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं कि घर घर में एसी भी लग जाए और घर घर में बिजली इतनी सस्ती हो जाए कि वो इंटरनेट में जो आपको डेटा जितना सस्ता है, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, तो आप एसी भी खरीद सकते हैं 20-25 हजार रुपए का। एक स्मार्टफोन जो आदमी खरीद सकता है वो एसी भी खरीद सकता है, लेकिन एसी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि बिजली महंगी है। अब सोचिए, अगर बिजली भी उतनी ही सस्ती हो जाए जितना हमारे देश में इंटरनेट सस्ता है, जितना डेटा सस्ता है, तो फिर सभी लोग एसी लगा पाएंगे। इसके बारे में सरकार को, कंपनियों को सोचना चाहिए। लेकिन एसी अगर आपने लगा भी लिया और बिजली सस्ती भी हो गई और बिजली है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? आपको हम बिहार लेकर चलते हैं। बिहार के कटिहार में कल भीषण गर्मी के बीच बिजली चली गई। बिजली कटौती के खिलाफ लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, लेकिन आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलाबारी में 2 लोग मारे गए। यानी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, परेशान थे क्योंकि बिजली नहीं थी, बिजली मांग रहे थे, पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने उन्हें बिजली की बजाय गोली मार दी। ये देखो फायरिंग कर रहा पुलिस वाला, इधर भी लो, इधर मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टारगेट करके गोली मारी गई है। बाबू कहीं हो गया, बाबू हम तो जाने नहीं देंगे। कलेजा कट गया। पदाधिकारी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला इंसाफ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। मेरा औलाद के बदला औलाद चाहिए। हम बोल दिए, हम बहुत हिम्मत से हम गाड़ी पर चढ़ रहे हैं आप लोग के बदौलत। हम कह दिए अगर हमको इंसाफ नहीं मिला हम खटखटाएंगे सभी का दरवाजा। किसी भी मां के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए खो दे कि घर में बिजली नहीं आ रही और उसका बेटा बिजली मांगने के लिए प्रदर्शन करे और पुलिस उसे गोली मार दे। और सोचिए, ये आज के भारत की कहानी है। वो भारत जो पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहता है, वो भारत जो सुपर पावर बनना चाहता है, वहां आज भी ऐसी स्थिति है। आप अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे, गांवों में, शहरों में, जहां रोज लोड शेडिंग होती है, जहां आज भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। आप में से भी बहुत सारे लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी पावर कट से परेशान हैं? क्या आपके पास भी, आपके घर में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर हमने ये मुद्दा ही अभी सॉल्व नहीं किया तो आगे चलकर हम क्या सपने देख रहे हैं।
एक सर्वे के मुताबिक भारत के 85% घरों में हर दिन कम से कम एक बार बिजली जरूर जाती है। आपके घर में भी जाती होगी। 57% घरों में हर दिन 2 घंटे बिजली जाती है। 37% घरों में हर दिन 2 से 8 घंटे का पावर कट होता है। इसलिए अब सरकारों को यह सोचना है कि बिना पावर के भारत सुपर पावर आखिर कैसे बनेगा। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो मीडिया से गायब हैं, जो प्राइम टाइम से गायब हैं, जिनके बारे में नेता बात नहीं करना चाहते, जिनके बारे में पार्टियां बात नहीं करना चाहती, और जब आम जनता बात करती है तो ऐसे गोली मार दी जाती है। और हमेशा याद रखें, झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं। इसलिए अपना काम बिना शोर मचाए चुपचाप करते रहिए।